Alright kids, welcome back to the online class. So in our previous class हमने बहुत सुकून से लेकिन डिटेल में आपके पेपर के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड किया कि सर एएस का पेपर वन क्या होता है, कितने मार्क्स का होता है, किन बेसिस पर होता है, सवाल किस तरीके से टेस्ट किया जाता है, क्या क्राइटेरिया है। हमने बहुत सुकून से तसल्ली से लास्ट क्लास में पेपर फॉर्मेट्स को पढ़ा और पेपर फॉर्मेट के साथ साथ एग्जामिनर के मार्किंग क्राइटेरिया को भी अंडरस्टैंड किया कि सर मार्किंग क्राइटेरिया क्या होता है। और आज हमें इसी पेपर फॉर्मेट को मार्किंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जो आपके एक्चुअली आपके सिलेबस के सेक्शन वन के पेपर वन के क्वेश्चंस हैं। ये कुछ टॉपिकल क्वेश्चंस हैं जो हमें सिर्फ आपके सिलेबस के सेक्शन वन बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट से मिलते हैं। तो चलें आपके सामने स्टार्ट करता हूं और यहां पे आपके सामने मार्किंग भी मौजूद है। इस मार्किंग को भी फॉलो करेंगे और क्राइटेरिया को भी देखेंगे कि क्या है, और यहां पर हम इसके आंसर्स लिखेंगे। तो मैं आपके सामने स्लाइड इसकी जस्ट अ मिनट। ऑल राइट, ये आ गया हमारे पास। यहां पर मैं आपके सामने इसके आंसर्स लिखूंगा टू योर सेक्शन वन पेपर वन पास्ट पेपर आंसर्स। तो आपके जो सेक्शन वन है आपके सिलेबस का, उसके पेपर वन के आंसर्स हम यहां पर अटेम्प्ट करेंगे। सर अब जैसे लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पेपर वन में आपके पास दो सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी फॉर ऐसे क्वेश्चंस वहां लंबे क्वेश्चन होते हैं 8 और 12 मार्क्स के। ये देखें सेक्शन बी के सवाल 8 और 12 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो सर पहले हम जरा सेक्शन सेक्शन वन के पेपर वन का सेक्शन ए देखते हैं कि जहां आपके पास छोटे छोटे सवाल होते हैं, मैंडेटरी होते हैं 4 सवाल, और 5 नंबर का हर एक सवाल होता है। हमारे पास आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म एडेड वैल्यू। अब आप सबको लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि सर ये 2 मार्क्स टोटल, 2 नंबर पूरे के पूरे नॉलेज के हैं। ये 2 मार्क्स पूरे नॉलेज के हैं। यहां आपको सिंपल सिलेबस की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देनी है कि व्हाट इज एडेड वैल्यू। हमने पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं एडेड वैल्यू के बारे में। तो आइए एग्जामिनर को कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं, 2 मार्क्स में कंप्लीट डेफिनेशन देते हैं दैट व्हाट इज एडेड वैल्यू। सो ओवर हियर 1A, यहां आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 के ए पार्ट का आंसर लिखने जा रहा हूं। गौर से देखिएगा। एडेड वैल्यू हमने पढ़ा है कि सर एडेड वैल्यू वो फीचर्स ऐड करना प्रोडक्ट में जिससे आप कस्टमर की जेब से ज्यादा पैसे निकाल सको। लेकिन सर एडेड वैल्यू की सबसे बेहतरीन डेफिनेशन क्या है? इट इज द डिफरेंस। मैं जस्ट अ मिनट। इट इज द difference between the cost of materials
used and the selling price of a प्रोडक्ट। तो देखिए सर, 2 मार्क्स में हमें यहां कंप्लीट बात बतानी है एग्जामिनर को कि भाई एडेड वैल्यू क्या होता है। एक पॉइंट पे बात करनी है, लेकिन वो पॉइंट कंप्लीट हो। यहां एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियरली बता दिया कि भाई एडेड वैल्यू डिफरेंस है मटेरियल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस एक प्रोडक्ट की मटेरियल कॉस्ट और उसकी सेलिंग प्राइस का जो फर्क है, जो डिफरेंस है, उसे हम एडेड वैल्यू कहते हैं। दिस इज मोर देन इनफ, ये कंप्लीट डेफिनेशन है। दिस विल अर्न यू 2 मार्क्स इजली। ये आपको एग्जामिनर की तरफ से 2 मार्क्स नॉलेज के इजीली अचीव करके दे देगा। सर इसके अलावा और भी पॉइंट्स एक्सेप्टेबल हैं, जैसे मैंने कहा था, आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हो। इट इज टू ऐड दोज फीचर्स इन अ प्रोडक्ट दैट अलाउज अ बिजनेस टू चार्ज हायर प्राइसिंग फ्रॉम कंज्यूमर्स। तो सर वो डेफिनेशन भी कंप्लीट डेफिनेशन है। एक पॉइंट लेकिन कंप्लीट बात करनी है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइज नाउ। हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। सर लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कह रहा है एक्सप्लेन वन क्वालिटी एन एंटरप्रेन्योर नीड्स फॉर सक्सेस। अब आप देखो, लास्ट टाइम आप लोगों को बकायदा इसका मार्किंग क्राइटेरिया जब पढ़ाया था, तो वहां बहुत क्लियरली बता दिया था कि सर जो पार्ट बी का क्राइटेरिया है, वहां 1 नंबर नॉलेज का आएगा आपकी और 2 मार्क्स आपके एप्लीकेशन के बनेंगे। तो जरा गौर से देखिएगा, सर 1 नंबर आपकी नॉलेज का आएगा यहां पे और 2 नंबर आपकी एप्लीकेशन के आएंगे। तो फोकस कीजिएगा, जो पार्ट बी है 3 मार्क्स। अब 3 नंबर में आपको 1 नंबर नॉलेज का देना है और 2 मार्क्स आपको एप्लीकेशन के मिलेंगे। 1 मार्क फॉर नॉलेज एंड 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, ये क्राइटेरिया है। 3 नंबर आपको उसी सूरत मिलेंगे जब आप ये फॉलो करें। तो आप गौर से देखिएगा, आपको एक क्वालिटी, वन क्वालिटी, आप कोई भी एक क्वालिटी बताओगे ना, कोई भी एक क्वालिटी, वो हो जाएगी नॉलेज, वो हो जाएगी नॉलेज। और फिर उसे कनेक्ट करना है कि किस तरह से वो क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस दिला सकती है। किस तरह से वो क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर को सक्सेस दिला सकती है। हाउ दैट वन क्वालिटी इनेबल सक्सेस फॉर द एंटरप्रेन्योर, वो जो कनेक्शन बनाएंगे सर, वो एप्लीकेशन होगा। तो जैसे मिसाल के तौर पे, कैन यू गाइस टेल मी द क्वालिटी, कैन यू गाइस टेल मी द क्वालिटीज दैट एंटरप्रेन्योर वुड नीड टू बिकम सक्सेसफुल। कौन सी क्वालिटीज चाहिए एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल बनाने के लिए। कैन यू गाइस टेल मी द क्वालिटीज, क्या कुछ क्वालिटीज बता सकते हैं, क्या कुछ क्वालिटीज बता सकते हैं। ऑलराइट, शायान कह रहे हैं सर रिस्क टेकिंग, शायान कह रहे हैं रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, शायान की तरफ से आए हैं क्वालिटीज ऑफ रिस्क टेकिंग, इनोवेशन। इसके बाद ओके चलो आगे चलते हैं। अब आप नोट कीजिएगा, जो क्वालिटीज आपने बताई उनमें से एक क्वालिटी, क्वालिटी बताएंगे दैट इज नॉलेज, क्वालिटी बताएंगे दैट इज नॉलेज। उस क्वालिटी को कनेक्ट करेंगे सक्सेस से, तो वो एप्लीकेशन होगी। मैं शायान के ही पॉइंट को, रिस्क टेकिंग को कंटिन्यू कर लेता हूं, शायान के ही पॉइंट को, रिस्क टेकिंग को कंटिन्यू कर लेता हूं। गौर से देखिएगा, रिस्क टेकिंग, रिस्क टेकिंग नोट कीजिएगा एज
entrepreneurs as entrepreneurs must be willing, must be willing to take risks and see results of their risks, which are usually फाइनेंशियल रिस्क। सर ये आमतौर पे फाइनेंशियल रिस्क होते हैं। तो सर एक एंटरप्रेन्योर में ये विल होनी चाहिए कि वो रिस्क ले और रिजल्ट देख सके। विदाउट रिस्क, यहां पे कंटिन्यूएशन भी लिखूंगा, विदाउट रिस्क एंड entrepreneur might be missing on many workable options या फिर अपॉर्चुनिटीज। तो आप देखें कि सर एंटरप्रेन्योर की रिस्क टेकिंग एबिलिटी को किस तरह से सक्सेस से रिलेट किया कि एंटरप्रेन्योर को चाहिए, उसमें विल होनी चाहिए रिस्क लेने के लिए और रिस्क लेकर रिजल्ट देखने के लिए। और फिर यह भी बताया कि आमतौर पे ये रिस्क फाइनेंशियल रिस्क होता है। Without a risk-taking ability, entrepreneur would be missing out on many successful opportunities। बहुत सारी opportunities वो मिस करेगा, तो इसका मतलब सक्सेस के चांसेस कम हो जाएंगे। सर रिस्क टेकिंग के साथ अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्या वुड, पहला सवाल आता है एग्जाम स्टूडेंट की तरफ से कि सर वुड दिस acquire 3 marks? यस सर, यस सर। This would acquire one knowledge here and two application over here। एप्लीकेशन देखो, पॉइंट का कनेक्शन है, रिस्क टेकिंग का कनेक्शन विद सक्सेस, वो कनेक्शन हम बना रहे हैं पूरा। वो उसमें जरूरी नहीं है कि किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करने को ही हमेशा एप्लीकेशन कहें। जो सवाल बोला गया है उस सवाल से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट कहते हैं कि सर रिस्क टेकिंग के अलावा अगर आप किसी और चीज पे बात करना चाहें तो जैसे शायान ने कहा इनोवेशन। तो सर अगर मैं यहां पर इनोवेशन सेम पॉइंट और करके लिख दूं यहां पे, और ये जवाब हमारे पास इस तरीके से भी लिखा जाता है, दूसरा पॉइंट इस तरीके से आ सकता है इनोवेशन। अब आप नोट करो, इनोवेशन पे आपको एक नंबर नॉलेज का मिल गया, इनोवेशन पर आपको एक नंबर नॉलेज का मिल गया। अब आगे क्या है इनोवेशन के साथ, गौर से देखिएगा, इनोवेशन विच मीन्स टू ब्रिंग समथिंग न्यू विच will attract, which will attract customers in a niche of a market that would give business an advantage over
competitors resulting in higher sales। तो आप देखें इनोवेशन, यहां पे इनोवेशन को कनेक्ट किया सक्सेस से कि सर इनोवेशन का मतलब यह है कि कुछ नया लेकर आना मार्केट में, जिससे हम एक पूरी मार्केट के एक पर्टिकुलर सेगमेंट को कह लो, ग्रुप को कह लो, निच अभी तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है। निच मार्केट क्या होती है? मार्केट का एक सेगमेंट। ये मार्केटिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे, मार्केटिंग का सेक्शन जो सेक्शन 3 है उसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं मास मार्केट और निच मार्केट। तो निच को कहते हैं सेगमेंट, एक पोर्शन कह लो, ग्रुप कह लो, एक पूरी मार्केट के एक ग्रुप में जो कस्टमर्स मौजूद हैं उसको अट्रैक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है अगर कुछ नया लेकर हम आ रहे हैं। जैसे जैसे मिसाल के तौर पे फूड इंडस्ट्री में जो पिज़्ज़ा फ्राइज लेकर आया, तो सर पिज़्ज़ा फ्राइज पूरी मार्केट के लिए नहीं था, मार्केट की एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए था। It was not meant for everyone but a particular group of people who were towards फास्ट फूड एंड जो बाहर खाना डाइन आउट स्नैकिंग प्रेफर करते थे उनके लिए ये एक इनोवेशन थी। और इससे क्या हुआ, बिजनेस को एक एडेड एडवांटेज मिल जाता है जिससे सेल्स बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो सर सेल्स बढ़ेंगी तो सक्सेस के चांसेस हो गए ना। तो आप देखें आपने नॉलेज को कितना जबरदस्त तरीके से सक्सेस के साथ कनेक्ट किया। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? मुझे बताएं, क्या आप लोगों को ये सवाल की वर्किंग समझ आ गई? क्या आप लोगों को क्वेश्चन 1 की वर्किंग समझ आई, किस तरीके से हमें आंसर करना है? हाउ वी नीड टू आंसर द 2 marks and 3 marks questions? यस सर, यस, ऑल राइट, परफेक्ट। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द टर्म टेक ओवर। अच्छा, अब मैं मार्किंग क्राइटेरिया पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि सर मार्किंग क्राइटेरिया ये सेम ही है, इसके 2 marks नॉलेज के हैं और यहां हमें टेक ओवर को एक्सप्लेन करना है। टेक ओवर, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, टेक ओवर एक्सटर्नल ग्रोथ का पार्ट होता है जहां पे एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को जबरदस्ती खरीदता है। हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल ग्रोथ में या तो मर्जर हो सकता है या टेक ओवर हो सकता है। तो यहां आपसे एक्सटर्नल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, आप एक्सटर्नल ग्रोथ नहीं बताएंगे, यहां आप इंटीग्रेशन को नहीं बताएंगे, सिर्फ सिर्फ टेक ओवर की बात हो रही है। तो नोट कीजिएगा, पार्ट क्वेश्चन 2 पार्ट ए, क्वेश्चन 2 पार्ट ए, नोट कीजिएगा क्वेश्चन 2 पार्ट ए, सिर्फ टेक ओवर की बात हो रही है, फोकस कीजिएगा। अ टेक ओवर इज व्हेन अ बिजनेस buys another business buys। अच्छा, बाइस के साथ एक और वर्ड भी आ जाता है, कंट्रोल। बाइस कंट्रोल another business, often by buying more than 50% shares of a कंपनी। तो आप देखें यहां टेक ओवर की बात हो रही है। टेक ओवर जब होता है जब एक बिजनेस एक दूसरे बिजनेस को खरीद ले या कंट्रोल कर ले। फिर हमने क्लैरिफिकेशन के लिए ये भी बताया कि ये आमतौर पे तब होता है, ऐसे होता है जब एक कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए जाए।
तब टेक ओवर पॉसिबल हो जाता है। तो आप देखें ये टेक ओवर का आंसर हो गया हमारे पास। हमें 2 मार्क्स इधर नॉलेज के पूरे पूरे मिल गए। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। तो सर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी क्या कह रहा है, नोट कीजिएगा। एक्सप्लेन वन डिसएडवांटेज टू अ बिजनेस ऑफ एक्सटर्नल ग्रोथ। अब वो आपसे कह रहा है एक डिसएडवांटेज बताओ बिजनेस को जो कि एक्सटर्नल ग्रोथ से मिलेगा। एक डिसएडवांटेज, तो देखो वन डिसएडवांटेज, जब आप एक डिसएडवांटेज बताओगे ना गाइस, जब आप एक डिसएडवांटेज बताओगे तो उसका आपको 1 नंबर मिलेगा नॉलेज का। और जब आप उसे एक्सटर्नल ग्रोथ से लिंक करोगे तो सर वो आपकी एप्लीकेशन का पॉइंट होगा। लेकिन डिसएडवांटेज एक ही बताना है। मरियम शायान मुझे जरा एक्सटर्नल ग्रोथ के डिसएडवांटेजेस बताएंगे। what do you guys remember the disadvantages of external growth? क्या डिसएडवांटेजेस याद हैं आपको एक्सटर्नल ग्रोथ के, जब बिजनेस एक्सटर्नली ग्रो करता है? जब बिजनेस एक्सटर्नली ग्रो करता है तो क्या क्या ड्रॉबैक्स याद हैं आप लोगों को? व्हाट ड्रॉबैक्स कैन यू गाइज रिकॉल? कैन यू गाइज रिकॉल? सर सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड। सबसे पहला ड्रॉबैक कि सर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। दूसरा ड्रॉबैक है एक्सटर्नल ग्रोथ कैन गो बियॉन्ड कंट्रोल। एक्सटर्नल ग्रोथ कभी कभार कंट्रोल से बाहर जा सकती है। इट कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल, कभी कभार ये आपके कंट्रोल से बाहर जा सकती है। तीसरा, कल्चरल क्लैशेस आ सकते हैं क्योंकि आप दूसरी ऑर्गेनाइज एक्सटर्नल ग्रोथ में या मर्जर होता है या टेक ओवर होता है। और इसका मतलब ये कि एक्सटर्नल ग्रोथ में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है, अनलाइक इंटरनल ग्रोथ। तो सर हमने ये बात पढ़ी है ना कि कल्चरल क्लैशेस आ सकते हैं। तो चलें आ जाएं, जवाब लिखते हैं। आपके लिए इसका जवाब लिखते हैं, गौर से देखिएगा। इट मे रिक्वायर, एक्सटर्नल ग्रोथ की बात हो रही है, एक्सटर्नल ग्रोथ की। इट मे रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंस as external growth, as external growth is usually very expensive, which could result in high, या which could result in liquidity issues for a business, disturbing its कैश फ्लोज। तो आप देखें सर, पहला हमने इधर पॉइंट दिया है, इट में रिक्वायर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फाइनेंस। तो सर ये हमने डिसएडवांटेज बता दिया कि भाई ठीक ठाक पैसा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ आमतौर पे काफी एक्सपेंसिव होती है, जिससे क्या होगा सर, उससे लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे बिजनेस के लिए, उसकी लिक्विडिटी उस और कैश फ्लो खराब हो जाएगा। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज बताया एक्सटर्नल ग्रोथ का कि भैया बिजनेस को ठीक ठाक पैसे चाहिए होते हैं एक दूसरा बिजनेस खरीदने के लिए। ये डिसएडवांटेज हमने बता दिया। सर इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट हम देना चाहें तो सर वो क्या हो सकता है, नोट कीजिएगा। और वो क्या पॉइंट हो सकता है हमारे पास, नोट कीजिएगा। कल्चरल क्लैशेस की, कल्चरल प्रॉब्लम की, जब दो
इदारे, दो ऑर्गेनाइजेशन एक हो रहे हैं, तो उनमें माइंडसेट का फर्क आएगा, मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे। उस पे बात कर लेता हूं, उस पे पॉइंट लिख देता हूं। इट मे कॉज, इट मे कॉज प्रॉब्लम्स फॉर existing management, for existing management as different management styles, as different management styles may be incompatible, which can make decision making difficult, resulting in inefficiencies. तो सर, अब यहां पे हमने बताया कि एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट के लिए ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि जब आप टेक ओवर करोगे तो दूसरे बिजनेस का मैनेजमेंट स्टाइल डिफरेंट होगा, वहां अलग माइंडसेट के लोग बैठे हुए हैं। तो सर, दो ऐसे बिजनेसेस को एक पेज पे लाना बिजनेस के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और दोनों मैनेजमेंट स्टाइल्स इनकम्पैटिबल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस की डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टीज आएंगी, और बिजनेस इनएफिशिएंसीज की तरफ जा सकता है, बिजनेस इनएफिशिएंट हो सकता है। सो आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस। मुझे उम्मीद है कि आपको अब ये सवाल भी, क्वेश्चन टू भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नोट कीजिएगा, दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सर, पार्ट ए, डिफाइन द टर्म सोशल एंटरप्राइज। अब सर, वेरी सिंपल, आपको यहां सोशल एंटरप्राइज डिफाइन करना है। वंस अगेन द मार्किंग, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज। तो आप सब ने सोशल एंटरप्राइज मेरे साथ पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, व्हाट इज द सोशल एंटरप्राइज। इसकी डिस्क्रिप्शन आपके सामने यहां पे लिख देता हूं, 3A। दिस इज क्वेश्चन 3A। व्हाट इज अ सोशल एंटरप्राइज। सर, सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, आपके सामने सोशल एंटरप्राइज की वर्किंग लिखने, डिस्क्रिप्शन लिखने जा रहा हूं सोशल एंटरप्राइज की। फोकस कीजिएगा। एन ऑर्गेनाइजेशन, या एन ऑर्गेनाइजेशन, नोट कीजिएगा, एन ऑर्गेनाइजेशन बोलो, अब बिजनेस बोलो, एक ही बात है। एन ऑर्गेनाइजेशन with mainly social objectives to reinvest its profits into benefiting society along improving or protecting environment। तो सर, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस जिसका सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा सोसाइटी में, सोसाइटी को इंप्रूव करने में, सोसाइटी को बेनिफिट देने में, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। ये सोशल एंटरप्राइज की एक बिल्कुल सीधी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन है। आप अगर यहां पर वो ट्रिपल बॉटम लाइन लेकर आना चाहते हो
अगर आप यहां पर ट्रिपल बॉटम लाइन लेकर आना चाहते हैं तो सर यू गाइस कैन, इसमें कोई हर्ज नहीं होगा, कोई हर्ज नहीं होगा। अगर आप यहां पर ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आना चाहते हैं तो इसके साथ जरूरी नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट डेफिनेशन है। आप इसके अलावा ट्रिपल बॉटम लाइन ऑब्जेक्टिव्स को भी लेकर आ सकते हो। डेफिनेशन ये हरगिज वो नहीं है कि जो मैंने लिखा दी या जो पेपर में जो एग्जामिनर ने सजेस्ट की है या जो बुक में लिखी हुई है या जो मार्किंग स्कीम में लिखी हुई है सर वही डेफिनेशन होगी। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। You have the liberty to express, to explain it in your words, and you just need to make sure that the definition is complete. आप बात कंप्लीट कर रहे हो, उस एग्जामिनर को कंप्लीट समझा रहे हो कि पढ़ के समझ आ जाए कि अच्छा ये सोशल एंटरप्राइज होता है। इसके बाद सर आगे चलते हैं, हमारे पास पार्ट बी है। क्वेश्चन 3 का पार्ट बी कह रहा है एक्सप्लेन वन वीकनेस ऑफ फैमिली बिजनेस। अब आप देखो, कह रहे फैमिली बिजनेस की एक वीकनेस बताओ। फैमिली बिजनेस जो हम घर घर में चला रहे होते हैं, वालिद साहब ने स्टार्ट किया था, अब बच्चे चला रहे हैं, दादा ने स्टार्ट किया था, अब एक डिवीजन ताया के पास है, एक डिवीजन चाचू के पास है, एक डिवीजन अब्बा के पास है, और उसमें फर्दर उनके बच्चे इन्वॉल्व हैं। तो सर फैमिली बिजनेस की एक वीकनेस बतानी है। द मार्किंग वुड बी सेम। एक वीकनेस जब आप बताओगे तो वो नॉलेज हो जाएगी, और उसको कनेक्ट करोगे फैमिली बिजनेस से तो वो एप्लीकेशन बन जाएगी। मैं आपके सामने यहां पर फैमिली बिजनेस की वीकनेस पे बात करूंगा। अच्छा मरियम शायान, व्हाट डू यू गाइस थिंक कैन बी अ वीकनेस ऑफ अ फैमिली बिजनेस? व्हाट डू यू गाइस थिंक कैन बी अ वीकनेस फॉर अ फैमिली बिजनेस? एक फैमिली बिजनेस की क्या वीकनेसेस हो सकती हैं? व्हाट डू यू गाइस थिंक? वो बिजनेसेस जो घर ही घर में चल रहे हैं, अब्बू बच्चे मिलके चला रहे हैं, दादा ताया चाचा अब्बा मिलके चला रहे हैं। व्हाट डू यू गाइस थिंक व्हाट कैन बी द वीकनेसेस ऑफ फैमिली बिजनेस? तो सर एक वीकनेस मांगी है, आइए एक वीकनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। दिस इज एब्सोल्युटली राइट सर, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अच्छा लैक ऑफ स्किल्स भी तो हो सकती हैं। क्या लैक ऑफ स्किल्स हो सकती हैं? मतलब हो सकता है हम हमारी फैमिली में लोगों में वो स्किल्स ना हो जो बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायर्ड हो, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की स्किल्स ना हो सकता है हमारे आपस में जो है वो मार्केटिंग नहीं आती हो, हमें सोशल मीडिया हैंडलिंग नहीं आती हो, कस्टमर एक्विजिशन नहीं आती हो, कस्टमर रिलेशनशिप ना आता हो सकता है हमें फाइनेंस अच्छा आता हो तो एचआर अच्छा ना आता हो, वर्कफोर्स को डील करना ना आता हो। तो सर पॉसिबिलिटी है, घर ही घर में बिजनेस है तो जरूरी तो नहीं है कि हमने वो चीज सीखी हुई हो। बहुत सारे लोग बगैर सीखे हुए बिजनेस में उतरते हैं तो वहां प्रॉब्लम आती है सर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट नोट कीजिएगा, लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस। ये देखो ये नॉलेज हो गई, लैक ऑफ स्किल्स और एक्सपीरियंस नॉलेज हो गई। एज फैमिली मेंबर्स, एज family members appointed to different roles may not have may not have the appropriate skills or experience needed for that job.
लीडिंग टू गैप्स इन द बिजनेस। देखिए जरा, अब सर फैमिली बिजनेस में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि स्किल्स नहीं है हमारे पास, तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब फैमिली मेंबर्स को जो रोल्स एलोकेट किए गए हैं, डिफरेंट रोल्स, तो हो सकता है उनके पास वो स्किल ना हो, जिसकी वजह से बिजनेस में गैप आ जाएगा। ये बहुत बड़ी वीकनेस है, बहुत बड़ी वीकनेस है। इसी तरीके से जैसे मरियम ने कहा सर, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स गेटिंग इनटू द बिजनेस, एंड दिस इज सो ट्रू। फैमिली बिजनेस की एक बड़ी वीकनेस ये है कि जो बिजनेस के जो फैमिली मेंबर्स के आपस के प्रॉब्लम्स होंगे वो बिजनेस में आ सकते हैं 101%, and that could affect the operations of the business, the running of the business। उससे डिसीशंस अच्छे नहीं लिए जा रहे होंगे, डिसीशंस बिजनेस के बजाय एक दूसरे के अगेंस्ट लिए जा रहे होंगे, बिजनेस को इंप्रूव करने के बजाय। तो बिजनेस के लिए प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो आप देखें, ये हमने आज 3 सवाल ऐसे 2 नंबर और 3 नंबर वाले किए, 3 सवाल हमने कर लिए। मुझे बताएं, क्या 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्लियर हो गए? क्या आप लोगों को सेक्शन 1 के 2 मार्क्स और 3 मार्क्स क्लियर हो गए? जबरदस्त। तो मैं आप लोगों को आज अब सेक्शन 1 के ही 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ लेके जा रहा हूं। ये बात लास्ट टाइम बताई है कि जब हम हमारे पास पेपर 1 का सेक्शन ए होता है तो सर उसमें 4 सवाल होते हैं, 1 2 3। पहले 3 सवाल ये भी 5 मार्क्स के होते हैं, लेकिन 2 पार्ट्स में होते हैं, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के पार्ट्स होते हैं। लेकिन सर जो क्वेश्चन 4 होता है वो प्योर 5 मार्क्स का सिंगल पार्ट में होता है, सिंगल पार्ट में प्योर 5 मार्क्स का होता है। और उसकी मार्किंग, जो उसका जो मार्किंग क्राइटेरिया है सर, वो 1 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 2 एनालिसिस होता है। नोट कीजिएगा। अब पढ़ते हैं जरा ये सवाल। ये आपके सेक्शन ए का चौथा सवाल बनेगा। तो अब क्वेश्चन क्या है 5 मार्क्स का, सिंगल पार्ट में है। एनालाइज वन वे इन विच कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स में अफेक्ट अ बिजनेस। तो सर एनालाइज करना है किस तरह से डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच का कॉन्फ्लिक्ट बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। तो सर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेक होल्डर्स, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये नॉलेज है, ये नॉलेज है कि सर स्टेक होल्डर्स के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं। वर्कर्स मांग रहे हैं हायर वेजेस, डायरेक्टर शेयर होल्डर्स मांग रहे हैं हायर प्रॉफिट। कॉन्फ्लिक्ट आएगा, यकीनन आएगा, 100% आएगा। कस्टमर मांग रहे हैं बेटर क्वालिटी, लो प्राइस, रेडली इजीली अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टू द प्रोडक्ट्स। लेकिन एट लो प्राइस। और सप्लायर मांग रहे हैं आपसे इमीडिएट पेमेंट्स, एडवांस पेमेंट्स, क्विक पेमेंट्स। तो सर आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा हर जगह पे। तो आपने ये बताना है, एग्जामिनर पूछ रहा है एक तरीका, और एनालाइज करना है। एनालाइज, लास्ट क्लास में इस पे बात कर चुका हूं कि एनालाइज 2 तरीकों से होता है। एनालिसिस कैन बी डन इन 2 वेज। या तो आप प्रॉस एंड कॉन्स की बात करो, फायदा नुकसान, एडवांटेज ड्रॉबैक, पॉजिटिव नेगेटिव, या आप कॉज एंड इफेक्ट्स की बात करो। ये होगा तो ये होगा, उससे ये होगा, कॉज और उसका इफेक्ट एनालिसिस। जो कॉज है
उससे क्या होगा, इफेक्ट एनालिसिस। तो सर जो आपका 5 मार्क का मार्किंग है, 5 मार्क्स की, वो है 1 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन एंड 2 एनालिसिस। ये आपकी मार्किंग है। 1 वे, एक एक तरीका, वो नॉलेज हो गया। फिर आपने ये दिखाना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट हो क्या सकता है स्टेक होल्डर्स के बीच में, तो एप्लीकेशन। और फिर वो बिजनेस को अफेक्ट कैसे करेगा, एनालिसिस। तो नोट कीजिएगा, ये एक्चुअली नॉलेज है, ये एप्लीकेशन है, और ये एनालिसिस है। ठीक हो गया। अब आपके सामने मैं ये क्वेश्चन नंबर 8, मैं आपके सामने यहां क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपके एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। यहां हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 इसलिए क्योंकि ऊपर सारे सवाल, क्योंकि पैटर्न तो फॉलो हम कर नहीं रहे, हम तो टॉपिकल पास पेपर्स कर रहे हैं। तो मैंने सारे जितने भी मुझे सेक्शन 1 के पिछले 3 सालों में सवाल मिल सकते थे, वो सब मैंने यहां डाल दिए। तो सर उसमें ये आपके पास क्वेश्चन 8 बन रहा है, लेकिन एक्चुअल पेपर में ये क्वेश्चन 4 है। तो सर अब हमें एक तरीका बताना है कि किस तरीके से स्टेक होल्डर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगा और आ सकता है, और वो बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। चलें स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा। 1 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 2 एनालिसिस। फोकस कीजिएगा। अ कॉन्फ्लिक्ट between stakeholders, a conflict between stakeholders can affect a business, can affect a business by disrupting decision making, decision making and lowering efficiencies। तो सर ये हो गई हमारी नॉलेज। हमने सबसे तो पहले बता दिया कि भाई 1 वे एक तरीका कि सर डिसीजन मेकिंग और डिस्टर्ब होंगे, जिससे एफिशिएंसीज लो हो जाएंगी। ये 1 वे है, एनालाइज 1 वे, वे बता दिया। अब जाहिर सी बात है वो भी तो बताना है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे और होगा क्या। तो नोट कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स want to maximize short term profits through cost cutting, like lower wages, while employees may demand higher wages and better working conditions। आप मुझे बताएं, क्या ये जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है? आप मुझे ये बताएं, क्या ये स्टेक होल्डर्स के बीच एक जेन्युइन कॉन्फ्लिक्ट है कि शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि
शॉर्ट टर्म में उन्हें फायदा हो, बेनिफिट्स हो, रिटर्न्स बेहतर हो, और वो चाहेंगे कि कॉस्ट कटिंग करें। कॉस्ट कटिंग कैसे कर सकते हैं सर? वेजेस को रिड्यूस करके, लो करके। लेकिन इसी टाइम पे एम्प्लॉयज आपसे ज्यादा वेजेस मांग रहे हैं और बेटर वर्किंग कंडीशंस मांग रहे हैं। क्या कॉन्फ्लिक्ट आ गया? क्या कॉन्फ्लिक्ट आ गया? यस सर, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एप्लीकेशन कॉन्फ्लिक्ट आ गया। अब हमें एनालाइज करना है कि ये बिजनेस को अफेक्ट कैसे करेगा। अब हमें एनालाइज करना है, इफ मैनेजमेंट, अब नोट करो, tries to satisfy tries to satisfy if management tries to satisfy both groups, this would be nearly impossible, as with increased costs, profitability would go down. Alternatively, if management tries to satisfy shareholders, it will lower staff motivation, affecting productivity and, या फिर affecting productivity which may result in lower quality and higher costs, and even resulting in labor turnover, making problems for business in achieving its business objectives। ये देखें, अब आप देखो, ये पूरा पॉइंट एनालिसिस का है। कहां से शुरू हुआ कि भैया अगर मैनेजमेंट ट्राई करती है दोनों ग्रुप्स को सेटिस्फाई करना तो ये तो नियरली इम्पॉसिबल है। दोनों ग्रुप्स को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, ये हो ही नहीं सकता कि आप वेजेस बढ़ाओ और आपके प्रॉफिट्स बढ़ जाएं, ये बहुत नियर इम्पॉसिबल है। और फिर हमने ये बताया कि अगर मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स की साइड हो गई तो रिजल्ट ये होगा कि वर्कर्स की मोटिवेशन डाउन हो जाएगी, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा, जिससे क्वालिटी रिड्यूस होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी और शायद लेबर टर्नओवर बढ़ जाए। प्रॉब्लम्स होंगी बिजनेस को किस चीज में? अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। तो आप देखो, कॉज एंड इफेक्ट का पूरा चेन बनाया है कि वर्कर्स इग्नोर हुए, जिसकी वजह से उनकी मोटिवेशन कम हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ा,
प्रोडक्टिविटी पे फर्क पड़ा तो क्वालिटी डाउन हुई और कॉस्ट इंक्रीज हुई, जिससे शायद लेबर टर्नओवर भी बढ़ जाए। और सर एट द एंड ऑफ द डे इन तमाम चीज़ों से एक चीज़ पे फर्क पड़ेगा, और वो है बिजनेस को अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना मुश्किल होंगे। मुझे बताएं, क्या ये 5 मार्क्स का आंसर क्लियर हो गया? यस प्लीज।